हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। मित्रों, केस लॉ की इस ऑडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस ऑडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉ के बारे में, जिसका कि नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने इससे पहले भी इस केस लॉ का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि महिलाओं के प्रति सेक्सुअल हरासमेंट के प्रति लेके ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। लेकिन फिर भी मेरा मूल मंत्र ये है कि हमें किसी भी केस लॉ को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं, समझना होता है। तो उसी कड़ी में मैं अपने कुछ आसान शब्दों में आपके सामने इस केस लॉ को रखूँगा और आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ और ये गारंटी देता हूँ कि आप सभी को ये केस लॉ बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान शब्दों में आपके दिमाग में बैठ जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए इस केस लॉ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इस केस लॉ के आने से पीछे हम एक थोड़ा सा एक अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं कि क्यों आया आखिर ये केस। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आने के पीछे रीज़न क्या था। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसमें किसका था। उनका नाम था भंवरी देवी। जी हाँ, आपको नाम याद रखना होगा, भंवरी देवी का नाम इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें हुआ क्या था भंवरी देवी के साथ। भंवरी देवी के साथ ये हुआ था कि उनके पति के सामने और उनका क्या किया गया था, गैंग रेप किया गया था। और ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि वह केवल अपने हक की लड़ाई के लिए मतलब कार्य कर रही थी। ठीक है, और सबसे बड़ी विडंबना तो आप ये देख लीजिए साहब कि लगभग 52 घंटे हो गए और इनका एफआईआर तक नहीं लिखा गया किसी भी पुलिस थाने में। फिर मामला जाता है ट्रायल कोर्ट के पास। ट्रायल कोर्ट के पास जब मामला जाता है तो उसके बाद से ट्रायल कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है। फिर हाई कोर्ट के पास जाता है तो आपको आश्चर्य होगा ये सुन के, ये जान के कि हाई कोर्ट ये कहती है कि हम कैसे मान लें कि आपके पति के सामने, मतलब किसी के पति के सामने उसका रेप हो सकता है। ऐसा हम नहीं मान सकते। ये इतनी आश्चर्य की बात है कि ये हाई कोर्ट का कहना था। ठीक है, फिर लोगों में, पूरे देश में लगभग हाहाकार मच गया, एकदम से आक्रोश मच गया पूरे देश में कि भाई ऐसा कैसे हाई कोर्ट कह सकती है, जिसको हम अपने संविधान का रक्षक मानते हैं, जिसको हम अपने गार्जियन मानते हैं, वो कैसे इस तरह की चीज़ें बोल सकती है। फिर भंवरी देवी हार नहीं मानती हैं और वो रुख करती हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो जब सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद से वहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्क प्लेस पर ऐसा अगर अपराध होता है तो हम उसे हरासमेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? हरासमेंट मानेंगे। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का नाम दिया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इस केस को हम विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 14, 19 और 21 संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का सहारा लेते हुए, इसके अलावा अनुच्छेद 51 का सी से प्रेरणा लेते हुए और आदि का सहारा लेते हुए, मतलब और कई प्रकार की गाइडलाइंस थी, उसका सहारा लेते हुए 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जैसे कानून को जन्म दिया। आई होप कि आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया होगा इस केस को लेके। ठीक है, तो ये केस किस विषय को लेके था, सेक्सुअल हरासमेंट यदि वर्क प्लेस पर होता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं था पहले, तो इस चीज़ को लेके ये केस था। ठीक है, इसको इंट्रो में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा जान लीजिए एक लाइन में कि जितने भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन होते, देखिए उस समय तो हमारे पास इस तरह का कोई कानून था नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुए होते हैं उन सभी का सहारा लिया और लेने के बाद से अपना जजमेंट सुनाया। ठीक है, अब आते हैं इसके बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे तो बैकग्राउंड में देखा जाए तो भंवरी देवी जो थी वो गांव स्तर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, जो कि एक सरकारी नौकरी का पार्ट होता है, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, इनकी भिड़त जो होती है रमाकांत गुज्जर से हो जाती है। जी हाँ, नाम से ही आपको कितना खतरनाक लग रहा होगा। तो ये रमाकांत गुज्जर जी थे, उनसे क्या बोलते हैं, इनकी भिड़त हो जाती है और जिसने क्या किया था, उनका रेप किया था, वो भी उनके पति के सामने रेप किया था। ठीक है, और जो मामला विशाखा नाम से सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर यही मामला विशाखा नाम से सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और उस समय महिला के पास लिंग की समानता के लिए कोई कानून नहीं था। विशाखा देवी जो थी कहीं ना कहीं मजबूर थी, भंवरी देवी कहीं ना कहीं अपने आप में मजबूर थी। क्यों? क्योंकि उनके पास महिलाओं से संबंधित कोई कानून नहीं थे। और तथा मामला जो होता है आईपीसी के सेक्शन 376 सब क्लॉज डी में पंजीकृत किया जाता है, जो कि किसको बताता है, हमारा गैंग रेप को बताता है। ठीक है, अब इसमें डिमांड ऑफ पिटिशनर की क्या थी, पिटिशनर की डिमांड क्या थी उसको भी हम समझ लेते हैं।
इसमें जो है, इसमें बात अनुच्छेद 14, 19 और 21 को लेकर थी। और 19 क्यों थी? 19 में राइट टू ट्रेड को लेके थी। कहीं ना कहीं राइट टू ट्रेड, वो कहीं ना कहीं बाहर जा रही हैं, अपना जॉब कर रही हैं, प्रोफेशन कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आने जाने की स्वतंत्रता, तो ये राइट टू ट्रेड कहीं ना कहीं इस हिसाब से जुड़ा था, ये पिटिशनर की डिमांड थी। अब आ जाते हैं इसके जजमेंट पे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आर्टिकल 14, 15, 21, इसके अलावा 19(1) सब क्लॉज जी का पूरी तरह से उल्लंघन है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, ये अनुच्छेद 14, 15, 21 और 19(1) का सब क्लॉज जी का पूरी तरीके से उल्लंघन है। कैसे उल्लंघन है? वो ऐसे उल्लंघन है कि वो बिजनेस तथा व्यापार की स्वतंत्रता की बात करता है। कौन? हमारा 19(1) का जी, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके कहा, यदि उपचार दिया गया है तो उसका सेफ वातावरण भी देना होगा। कहने का मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए भैया, आपने तो हमारे संविधान में देखा जाए तो इतने ढेर सारे अधिकार तो दे दिए हैं, राइट टू ट्रेड है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू डिग्निटी है, फलाना ढिकाना जो है, लेकिन जब तक आप उसके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, लोग कैसे अपने राइट का एंजॉय करेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, काफ़ी कटु शब्दों में कहना था, ठीक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ही कह दिया था, 1997 में ही ये कह दिया था, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए संसद को कानून लाना चाहिए। सेफ वर्किंग से मतलब क्या हुआ? आज हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, किसी बाहर जाती हैं, कभी रात में बाहर निकल जाती हैं, फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, फिर कहीं भी काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर आज भी देखा जाए तो एक भय का माहौल क्रिएट रहता है। और ये बात तो साहब 1997 की है, आप सोच लीजिए कि उस समय स्थिति क्या रही होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, संसद को इसके लिए कानून लाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई ज़रूरी नहीं है जो लिखा है वही फंडामेंटल राइट है, इसके अलावा कई उपबंध ऐसे भी हैं जो फंडामेंटल राइट की तरह हैं। देखिए, अब हम कोई इस चीज़ का हवाला नहीं दे सकता है कि भैया देखिए जी इनका वायलेशन हुआ, ये तो फंडामेंटल राइट है ही नहीं। आपको भी याद होगा कि कितने सारे अधिकार हमारे ऐसे हैं, जैसे आप राइट टू एजुकेशन का ले लीजिए, पहले ही हमारा डीपीएसपी का भाग था, अब उसे में फंडामेंटल राइट बना दिए गए। तो इसी प्रकार से हमारे संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हो सकते हैं या आने वाले समय में होंगे जिसको कि कभी ना कभी फंडामेंटल राइट बनाया जा सकता है, या फिर उसके वायलेट होने से हम कह सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जरूरी नहीं है कि जो लिखा है वही फंडामेंटल राइट है, इसके अलावा ऐसा कोई भी उपबंध हो सकता है जो फंडामेंटल राइट की तरह है हमारा, ठीक है। तो इसी चीज़ को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक गाइडलाइन दी। उस गाइडलाइन को हम समझते हैं, एक एक गाइडलाइन को अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, पहला गाइडलाइन हमारा क्या था? पहला गाइडलाइन ये था कि यह एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी कि वह सेक्सुअल हरासमेंट जैसे अपराधों को रोके। एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति नौकरी दे रहा है, भैया हमारी कंपनी है, चीनी मिल की कंपनी है, मान लीजिए हम किसी भी महिला को रख लेते हैं, अब ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई गलत टीजिंग ना हो, उसके साथ कुछ मतलब ऐसा व्यवहार ना हो जिससे कि वो अनसेफ फील करे। तो ये एम्प्लॉयर अर्थात मेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि ये प्रत्यक्ष रूप से हो। अब जरूरी नहीं है कि देखिए, आप हरासमेंट का मतलब कि आप उसके बॉडी को टच करके ही करें, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए आप फिजिकल संपर्क भी कर सकते हैं। फिजिकल संपर्क का मतलब टच करना, डिमांड ऑफ सेक्स, कलर रिमार्क जैसे किसी को गंदे इशारे करना, इसके अलावा पोर्नोग्राफी दिखाना, और इसके अलावा अवैध भौतिक या बिना भौतिक संपर्क के भी सेक्स, आप मतलब क्या बोलते हैं, आप गंदे गंदे चैट्स कर रहे हैं, और दुनिया भर की चीज़ें, बहुत सारे के एग्जांपल हो सकते हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर चलते समय किसी के साथ इधर उधर की चीज़ें करना, तो हालांकि वो सड़कों वाली कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होगा क्योंकि ये वर्क प्लेस की बात हो रही थी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप हम इसे भी क्या कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये हरासमेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, भले ही ऑफिस सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको दोनों ही मामलों में आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है आप महिला का इंतजार नहीं करेंगे कि वो शिकायत करेगी, और ये ऑनर की जिम्मेदारी होगी। अब भैया किसी महिला के साथ मान लीजिए आप आंखों देखी देख रहे हैं कि महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, अब आप सोच रहे हैं कि वो आए और हमसे शिकायत करे तब जाके हम उसके लिए एक्शन लें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप महिला का इंतजार नहीं करेंगे कि वो आएगी और शिकायत करेगी, ये तो ऑनर की जिम्मेदारी होगी ना, ठीक है। इसके अलावा आइए 5वां पॉइंट देखते हैं।
देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि जो पीड़ित है उसको और परेशान न करें, ये ऑनर की जिम्मेदारी होगी और उसको न्याय दिलाना। अब भैया मान लीजिए कोई पहले से ही पीड़ित है, अब आप उसको और लगे परेशान करने और उसको मेंटली ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताओ ये कब हुआ था, ये वो, मतलब ऐसी तरह के प्रश्न करना, जैसे आप देखेंगे कि हमारे कोर्स में भी लगभग इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी तरह के प्रश्न करना जिससे वो और अनसेफ फील करे और उसको मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब आप उसके साथ ऐसा किसी तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे। ये किसकी जिम्मेदारी होगी? ये ऑनर की जिम्मेदारी होगी, जो एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। इसके अलावा एक कंप्लेन मैकेनिज्म का आपको गठित करना होगा, मतलब कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जिसमें जो महिलाएं हैं वो जाके अपना बिना डरे हुए कंप्लेन अपनी रजिस्टर्ड करवा सकें। इसके अलावा इस कंप्लेन कमेटी को कम से कम एक महिला द्वारा हेड करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भैया मान लीजिए कुछ ऐसे तरीके के अपराध होते हैं महिलाओं के साथ जिसको कि महिलाएं सबसे नहीं कह सकती हैं, पुरुषों के साथ साझा नहीं कर सकती हैं, तो एटलीस्ट कम से कम एक हेड का आपको वहाँ पे नियुक्ति करनी होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में कहा गया था। और कहा गया था कि एक ऐसा आपको माहौल बनाना होगा कि मीटिंग में जो महिलाएं हैं अपने प्रति अपराध के बारे में खुल कर बता सकें। ठीक है। उनको बिल्कुल भी अनसेफ फील ना हो, उनको भय का माहौल ना लगे, वो ऐसी तरीके से मतलब एक माहौल उनके लिए क्रिएट करना होगा कि बेझिझक अपनी बातों को वो कह सकें। ठीक है। इसके अलावा यदि यह गाइडलाइन न आया होता, तो देखिए अब इतनी गाइडलाइन को हमने सुना, अब आप जान लीजिए अगर ये गाइडलाइन न आया होता तो अपराध यदि गाइडलाइन न आया होता तो अपराध और होता, और अतः इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने निभाई। देखिए बहुत ही खूबसूरती से सुप्रीम कोर्ट ने इतने अच्छे से गाइडलाइन देके अपनी काम को पूरा किया और कहा, और ये हम समझ सकते हैं अगर इस तरह की गाइडलाइन हमारी सुप्रीम कोर्ट न दी होती तो क्या होता, कहीं ना कहीं आज इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं ये और होते, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी अपनी भूमिका निभाई। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या था? इस केस के अगर हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो ये क्या था, इसमें गैंग रेप एक से ज़्यादा व्यक्ति द्वारा किया गया होता है। देखिए गैंग रेप की डिफिनेशन क्या होती है, एक व्यक्ति होगी नहीं, हमेशा एक से अधिक होगी, जो हमारे आईपीसी के सेक्शन 376 के सब क्लॉज डी में आता है। और इसके लिए सज़ा उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, एकदम उम्र कैद की सज़ा इसके लिए हो सकती है। अतः जेंडर इक्वलिटी का इससे अच्छा उदाहरण हम नहीं देख सकते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल एक्टिविज्म का बेजोड़ नमूना दिया। ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के प्रति एक जेंडर को देख के एक भेदभाव होता था, अपराध होता था, आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक बेजोड़ भूमिका निभाई अपने जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल करके, एक इतना बेहतरीन गाइडलाइन दिया जिसे हम कह सकते हैं ये जेंडर इक्वलिटी का एक बेजोड़ नमूना है। ठीक है। और अगर हम आपके लिए बात करें तो इस केस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, अगर आप कभी भी आ जाए ऐसे राइटिंग में लिखने के लिए तो इस केस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले अगर कभी भी जुडिशियल एक्टिविज्म का बात आ जाए तो आप इस केस को आंख बंद करके लिख दीजिएगा। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी, आर्टिकल 14, 15, 19, 21, वोमेन एम्पावरमेंट, गैंग रेप या फिर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013, अगर इस तरह का कहीं भी आपको टॉपिक दिख जाता है तो यकीन मानिए आप इस केस का इस्तेमाल बहुत ही मतलब बिना डरे, बिना किसी संशय के आप इस केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट में इस केस का इम्पैक्ट क्या हुआ था। ठीक है। इस केस का इम्पैक्ट वही हुआ था कि उस गाइडलाइन की सहायता से जो हमारी पार्लियामेंट थी 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जैसा कानून लेकर आती है। तो दोस्तों ये था हमारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बारे में केस में। बेशक रूप से अगर हम ये देखेंगे, निष्कर्ष के बारे में देखेंगे, तो जो महिलाओं के प्रति जो वर्क प्लेस पे जो अपराध हो रहे थे, अगर वो हमारी जो भंवरी देवी थी कहीं ना कहीं चुप बैठ जाती हैं तो आज हमारी देश की जो महिलाएं हैं या फिर उनके प्रति जो इतना कानून बना है उनके हक के लिए वो ना आ पाता। तो बेशक ये केस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भंवरी देवी के लिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन अपने जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल किया, अपने गाइडलाइंस दी। तो आई होप कि आपको ये ऑडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा इस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। मिलते हैं हम आपसे अगले किसी दूसरे ऑडियो लेक्चर सीरीज़ में, किसी केस लॉ के साथ या किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।